हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए हम कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, जो कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है उस पर। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट टेलीग्राम एंड सारे पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू ऑल join this for your better preparation. Thank you. पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड जो शिक्षा शास्त्र वाला पोर्शन है उसका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। पर्यावरण अध्ययन, अवधारणा, आवश्यकता एवं महत्व। सबसे पहले हम इसका अर्थ और परिभाषा देखेंगे। तो पर्यावरण शब्द का अर्थ परिधन आवरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें परि का तात्पर्य चारों ओर और आवरण का तात्पर्य घेराव। तो इस तरह पर्यावरण से हम क्या समझते हैं, तो चारों ओर का आवरण या घेराव। अब यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि चारों ओर से के घेराव में इसे प्रभावित करने वाले सभी भौतिक कारक भी आएंगे, जैविक कारक भी आएंगे और सांस्कृतिक कारक भी आएंगे। इन सभी को इसमें शामिल किया गया। अब पर्यावरण को बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। यहाँ हम एक डेफिनेशन देखते हैं जो कि सी पार्क के अनुसार है। उन्होंने कहा है, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसी को हम क्या कह सकते हैं, पर्यावरण कह सकते हैं। वहीं हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना। तो पर्यावरण शिक्षण जो है उसका शिक्षण कार्य प्राथमिक स्तर से ही कराना आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा पक्ष है जिसमें पृथ्वी को जीवित रखने और उस जगत में जितनी भी चीज़ें हैं, मानव संसाधन हैं और उनके सहित जीव पर्यावरण हैं, इन सभी चीज़ों का समावेश हमें पर्यावरण के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब इसी दृष्टिकोण से पर्यावरण अध्ययन की प्रासंगिकता जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके। इसलिए आवश्यक है कि इससे संबंधित कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही पाठ्यक्रम में शामिल कर ली जानी चाहिए। आज के परिवेश में हम देखते हैं कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और ये गंभीर समस्या भी बन गया है। तो इस प्रदूषण का जो मूल कारण है वो मानव है और उससे संबंधित जो भी जीवन शैलियाँ हैं, गतिविधियाँ हैं, ये सभी चीज़ें उसमें उसका मूल कारण है। जिससे विवश होकर उसे क्या करना पड़ रहा है, अपने भौतिक सुखों के लिए पर्यावरण का वो दोहन कर रहा है। अब अगर हम बच्चों में इन्हीं बातों को समझाकर बचपन से ही अगर उनमें अच्छी आदतें डालें ताकि वो पर्यावरण का संरक्षण करें और इसके प्रति जागरूक बने, तो ये बहुत ही अच्छा होगा और लाइफ लॉन्ग उनके साथ ये चीज़ें साथ में रहेंगी। तो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में पर्यावरण को समझते हुए अनेक अनुरूप व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करना भी इसके अंतर्गत आता है। बालक अपने पर्यावरण एवं उसमें होने वाली विभिन्न घटनाओं को समझते हुए अनुकूल एवं उपयुक्त व्यवहार करें। ये इसके लिए क्या आवश्यक है, ये आवश्यक है कि उनको प्राथमिक स्तर से ही उस बारे में ज्ञान कराया जाए, उन्हें शिक्षा दी जाए। वहीं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से सारे जो जैव मंडल है उसका अध्ययन आता है, क्योंकि जैव मंडल में जितने भी जीव जंतु हैं वो निवास करते हैं और वे जो हैं वो पर्यावरण से प्रभावित भी होते हैं। तो जैव मंडल के सभी जैविक एवं अजैविक घटक जो है, उनकी विशेषताओं, उनमें अंतर संबंध, ये सभी चीज़ें पर्यावरण अध्ययन के रूप में आती है और यही इसकी विशेषता भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से अनुशासन, नियम, इन सभी का पालन करते हुए इस बात का ध्यान भी रखना है कि हम जो क्रियाकलाप बच्चों से करवाएं उसमें पर्यावरण पर कभी भी कोई हानि ना हो। अगर हम ये प्रयास हमारे तौर पे करेंगे, उनके सामने इस प्रकार से माहौल बनाएंगे, तो बाद में उनमें भी इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास होगा और बाल्यकाल से ही उनमें ये चीज़ें प्रारंभ हो जाएगी, तो आगे चलकर लाइफ लॉन्ग वो इन चीज़ों पर फोकस रहेंगे और इस प्रकार से ही अपने कार्य करेंगे। पर्यावरण समस्याओं की जटिलता को समझना,
उसका समस्या समाधान करना, फिर समाधान में क्षमता, विश्लेषणात्मक चिंतन, ये सभी चीज़ों का विकास जो है वो होता है। इसीलिए इसे प्राथमिक स्तर से भी स्टार्ट कर देना चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहला अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग आवश्यकता है। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं पारिस्थितिकी में। तो पारिस्थितिकी एक विज्ञान ही है जिसमें जीव और उसके वातावरण के बीच में जो संबंध है वो बताया जाता है। तो जनसंख्या और प्रदूषण जो पारिस्थितिकी है, ये 2 महत्वपूर्ण विषय हैं जिसकी वजह से आज हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और अगर हम ये चीज़ें बच्चे को सिखाएँगे तो आगे शायद वो चीज़ कंट्रोल में आ सके। तो वर्तमान में संपूर्ण पर्यावरण परिवर्तन इन 2 विषयों की वजह से ही है। इसलिए पारिस्थितिक पर्यावरण अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट मानव स्वास्थ्य में। तो मानव स्वास्थ्य जो है और जो पर्यावरण है, इनका प्रत्यक्ष संबंध है। मानव संबंधी कई रोग जो हैं वो पर्यावरण की वजह से ही फैलते हैं। जैसे आज हम देख ही रहे हैं कोविड, तो ये भी एक पर्यावरण के ज़रिए ही वो फैल रहा है। हवा और दूसरे जो मीडियम है उसकी वजह से ये फैल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण एक दूसरे से बहुत संबंधित है। पर्यावरण में होने वाले कई परिवर्तन सीधे मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए मानव स्वास्थ्य को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक आवश्यक क्षेत्र के रूप में लेना चाहिए। वही है वानिकी। तो प्राकृतिक रूप से वृक्षों के समूह को ही वन कहा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में चूंकि बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही थी, इसलिए अब उसे हरा सोना भी कहा जाने लगा है, और वनों के प्रबंध संबंधी कार्यों को ही हम वानिकी कहते हैं। इसके लिए विश्व में के लगभग सभी देशों की सरकारों ने अलग से एक वन विभाग भी बनाया है। पहले वनों को संरक्षण देना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी थी, लेकिन अब ऐसे तथ्य स्थापित हो चुके हैं कि वन जो है वो समाज की धरोहर है। सरकार के साथ साथ समाज के बहुत से जो व्यक्ति हैं, और हर एक व्यक्ति जो है उनका नैतिक कर्तव्य भी है कि वनों का संरक्षण करें और संवर्धन भी करें। नेक्स्ट जो है हमारे जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी होता है, और हमारा जो युग है वो बायोटेक्नोलॉजी का ही है। पर्यावरण तथा प्रौद्योगिकी जो है उनके बीच में बहुत ही गहरे संबंध देखने को मिलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विविध प्रयास किए जा सकते हैं, और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी की सहायता लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो बुनियादी तौर पर एक प्रासंगिक विषय है, क्योंकि यह स्वच्छ है, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्यपूर्वक जीवनोपयोगी अवस्थाएं, साफ एवं स्वच्छ वायु, उपजाऊ भूमि, स्वास्थ्यवर्धक भोजन तथा विकास, इस प्रकार के जो विषयों से संबंधित है। इसलिए ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए हर एक स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। वहीं पे पर्यावरणीय नियम, व्यवसाय, प्रबंधन तथा पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी, ये सब जो है वो तेजी से इन सभी में तेजी से विकास हो रहा है, और पर्यावरण के बचाव तथा प्रबंधन के क्षेत्र में नवीन रोजगार के अवसर भी उभर कर सामने आ रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण के नियम कठोर होने के कारण औद्योगिक इकाइयों को अपने अपशिष्टों के निस्तारण में काफ़ी परेशानियों का सामना भी कभी-कभी पड़ता है। वहीं एक अशांत प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण अक्सर मानवीय संबंधों में तनाव लाता है, जिससे असहिष्णुता व संघर्ष पैदा होता है। इस दृष्टिकोण से भी पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। और ये वाली कंडीशन तो आज की सिचुएशन जो है वो इस पॉइंट को बिल्कुल ट्रिगर करती है, सेम टू सेम है। तो इस चीज़ का तो ध्यान हमें रखना ही चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं समेकित पर्यावरण अध्ययन। अब समेकित का मतलब क्या होता है? समेकित मीन्स एकीकृत। तो इससे तात्पर्य है कि शिक्षक उस दृष्टिकोण से जिसे अपनाकर अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों को सम्मिलित रूप में शिक्षा प्रदान करें। जैसे कि अगर हमारे दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में एकीकृत उपागम का उपयोग करने के लिए हम अलग अलग उप विषयों को
आधार बना सकते हैं, जैसे भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पारिस्थितिक, ये अलग अलग प्रकार के उपविषय हैं। इन सभी को जोड़कर ही पर्यावरण अध्ययन बनाया गया है, जो कि एक समेकित एकीकृत थे, अपने आप में एकीकृत है, जो कि हर एक चीज़ों को मिलाकर बनाता है और बच्चों को समझाता है। वहीं हम देखें तो शिक्षक इनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ भी सकते हैं कि अगर जैसे कि बच्चों को पानी के बारे में बताना है, तो छोटे बच्चों को जैसे कि उनको तो सिर्फ छोटा कम नॉलेज देना है। अगर हम बच्चों को बताएं कि किस प्रकार से दिखता है पानी, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इस प्रकार से नई नई चीज़ें उनमें कर सकते हैं। उसको हम भूगोल से जोड़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे हमें प्राप्त होता है। वही अगर हम बच्चों को उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ समझा दें कि जैसे कि जो पानी है वो रंगहीन है, इसका स्वाद स्वाद रहित है, स्वाद नहीं आता है, जिस बर्तन में रखे उस बर्तन का शेप ले लेता है, तो ये हम विज्ञान की अलग अलग चीज़ों से उसे जोड़ते जा रहे हैं। वहीं कि नमक में कुछ % सॉल्ट का भी होता है, इसी से हम सॉल्ट भी बना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम पर्यावरण को ही बाकी सारे विषयों से जोड़कर सम्मिलित रूप से बता पाते हैं। एकीकृत उपागम जो है वो समवाय तथा समन्वयन के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार ज्ञान सदैव एक इकाई के रूप में इकट्ठा रहता है, या कह सकते हैं विद्यमान रहता है, और ये एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। यही कारण है कि अपने दैनिक जिंदगी में ज्ञान को सदैव एक इकाई के रूप में इकट्ठा ही प्रयोग में लाते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन के विविध विषयों के ज्ञान के विषय में यह बात पूर्णतः सही है, क्योंकि विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन ऐसा विषय है जो कि हर एक चीज़ को साथ में लेकर चलता है। वहीं एकीकृत उपागम व्यवहारिक ज्ञान पर भी विशेष बल देता है, क्योंकि समग्र विषयों को पढ़ाने के लिए इससे व्यवहारिक पलों को अनदेखा हम नहीं कर सकते हैं। हम उनका एग्जाम्पल अगर बच्चों को देंगे तो हमारे व्यवहार से, हमारे आसपास के वातावरण से ही देते हैं, तो इस प्रकार हम उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं। शिक्षण के एकीकृत उपागम के महत्व को ध्यान में रखकर विज्ञान की पाठ्यचर्या को एकीकृत रूप में पढ़ाने पर जोर भी दिया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, जो कि पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए। टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।